बहुत ही पर जाकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से। सम्मान एक अधिकार, मैं उनका देवेंद्र भाई का दिल गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जो मंच पे सम्मानित साथी हैं, अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब पे पुष्प अर्पित करें और माला पहना कर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखो सामने देखो, इस तरफ देखो एक बार। ठीक है जी। हवलदार जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आए और माननीय सांसद जी को माला पहनाकर स्वागत करें। इधर देख दो सांसद जी, इधर देखो। जिलाध्यक्ष जी का नानक चंद जी से अनुरोध करूंगा वे भी आए और माननीय सांसद जी का जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। इधर देख दो एक मिनट। जिलाध्यक्ष जी और मैं हमारे बहुत ही सम्मानित स्वागत करें। हमारे नहीं दो को मैं छोड़ दिया, लास्ट के प्रधान और पहले से देख रहे थे श्री जगबीर सिंह जी आए, हमारे बहुत ही सम्मानित नवीन भाई जी जो बंसीपुर से आए हैं, विधानसभा संयोजक जी वे भी आए और माननीय जी भी आए, सुरेंद्र यादव जी बालाजी वाले वे भी माननीय सांसद जी को माला पहनाने, सांसद जी का और जिलाध्यक्ष जी का और ओमवीर जी का, सभी का मतलब जो है उसको सम्मान करें। गुलजार कुरैशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी आए और जिलाध्यक्ष जी का माला पहनाकर स्वागत करें। और हमारे अब मैं अनुरोध आज हमारे बीच में भारतीय गौर महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं, सदैव कैलाश सिंह बौद्ध जी और समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमादानी बहन हमारी बात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमादानी बहन हमारी बात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय साहब का श्रम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय साहब का श्रम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन एसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। एसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। एसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमादानी बहन कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परमादानी बहन कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। मानव साहब का श्रम अमर रहे। तो देखना चाहता हूं कि वास्तव में आप 2027 में सरकार बनाने वाले हैं या नहीं, पक्का? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, परमादानी बहन कुमारी माता जिंदाबाद, परमादानी बहन कुमारी माता जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। मानव साहब का श्रम अमर रहे, मानव साहब का श्रम अमर रहे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही सम्मानित सांसद
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम साहब और सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व सांसद, करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपना विश्वास रखते हुए आज मुरादनगर विधानसभा के इस सम्मानित गांव के 2 बूथों के सम्मानित सर्व समाज के भाइयों की इस मीटिंग के कैडर कैंप में मौजूद हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी जो इस कैडर कैंप की अध्यक्षता कर रहे भाई सम्मानित जिले के जिलाध्यक्ष मनोज जाटव साहब, हमारे बीच में मौजूद श्री ओमवीर सिंह गौतम साहब, मनोज भारती साहब, सोनू प्रधान जी, नवीन गौतम साहब, श्री ओमवीर साहब, श्री कुलदीप करदम साहब, श्री आनंद चंद्रेश जी, श्री रजनीश त्यागी साहब, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री दीवान चंद जी, श्री रोहतास मिस्त्री जी, प्रभुदयाल साहब, मलखान जी, मंगू सिंह जी, जय सिंह जी, लतेश पारस जी, दयानंद जी, राहुल साहब और जीतू साहब, इनके साथ साथ जगबीर जी, नानक चंद जी, कृष्ण जी, अजय कश्यप जी, विनोद साहब, संजीव बीडीसी साहब, गुलजार भाई, फिरोज भाई, अजय कश्यप जी, विनीत त्यागी जी और सामने बैठे हुए मेरे सभी मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इन शब्दों से, इन अल्फाजों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने काफी तादाद में इकट्ठा होकर सर्व समाज के भाइयों ने हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए, इस कैडर कैंप को कामयाब करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए और 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सम्मानित साथियों, आज हम लोग आपके बीच में आए और आदरणीय बहन जी का आदेश हम लोगों को मिला और ये आदेश इसलिए मिला क्योंकि आपने देखा होगा 2012 के बाद हमारे जिम्मेदार साथियों ने, जब से हमारी सरकार गई, अपने लोगों के बीच में, अपने वोटरों के बीच में जो आदरणीय बहन जी ने जिम्मेदारी दी थी जिन साथियों को, उन्होंने आना बहुत कम कर दिया। और उसका ये कारण रहा, जब आदरणीय बहन जी पूछती थी तो उनसे कहा जाता था कि हम जो लोग जा रहे हैं, संगठन भी हमारा मजबूत है और पार्टी के सब लोग हमसे जुड़े। जब कुछ दिन पहले ये बात आदरणीय बहन जी के सामने आई तो आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि ये सब लोग फर्जी बात करते हैं और मेरा ये आदेश है कि जो भी, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे देश के पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल के पदाधिकारी हैं, चाहे जिले के पदाधिकारी हैं, चाहे विधानसभा के पदाधिकारी हैं,
आप लोगों को गांव-गांव जाना होगा और सबसे पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा। आप जिले की कमेटी दुरुस्त करो, विधानसभा की कमेटी करो और बूथ कमेटी दुरुस्त करो। और आपको ये भी मालूम होगा, अब से 1 साल पहले हमारे बीच के लोग, हमारे विरोधियों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे बीच के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी तो कमजोर हो गई। विरोधियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया। और जब आदरणीय बहन जी का हमको लगभग 1 साल पहले ये आदेश मिला, तो पार्टी के जो भी सीनियर साथी थे, सब लोग गांव-गांव गए, सेक्टर तक गए और सेक्टर की कमेटियों का गठन किया। तो बहुजन समाज पार्टी के वोटरों में, समर्थकों में एक चर्चा पैदा हुई और उसी वक्त, कुछ समय बाद 9 अक्टूबर, जो एक महान शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन का एक पल इस देश में रहने वाले दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, अपर कास्ट के गरीब लोगों के लिए, यानी 88-90% लोगों के लिए समर्पित कर दिया, मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि। आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि ये पुण्यतिथि आप लोग इस बार लखनऊ पहुंचकर मान्यवर काशीराम स्मारक में मान्यवर काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करोगे। और उसके लिए निर्देश दिया कि आप लोग पूरे देश के, पूरे प्रदेश के हमारे लोग, देश के नहीं पूरे प्रदेश के हमारे लोग कोने कोने से भारी तादाद में पहुंचकर मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि के प्रोग्राम को सफल बनाए। और बड़े गर्व की और बड़े फक्र की बात है कि हमारे प्रदेश के कोने कोने से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इतनी भारी तादाद में उस प्रोग्राम में पहुंचे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कि एक रिकॉर्ड बना दिया। और ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि आज तक किसी से बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड नहीं टूटता। अगर बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड टूटता है तो बहुजन समाज पार्टी। और ऐसा प्रोग्राम आपने करके दिखाया जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश के कोने कोने में गई, बल्कि दुनिया के कोने कोने में गई कि इतना जबरदस्त प्रोग्राम किसी का आज तक नहीं हुआ। और जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, वही लोग, हमारे विरोधी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर इस देश की कोई ताकतवर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, अगर कोई ताकतवर नेता है तो बहन कुमारी माई। और साथ ही उसी वक्त आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि अब आप लोग गांव-गांव जाओ और 2-2 बूथों का एक कैडर कैंप लो। और उस कैडर कैंप में सर्व समाज के भाई आने चाहिए, जैसे कि मेरे सामने बैठे हैं, अपर कास्ट के भाई भी हैं, पिछले समाज के भाई भी हैं, मुस्लिम समाज के भाई भी हैं, अपने दलित समाज के भाई। और जब आप कैडर कैंप लो तो उनके बीच में बात रखो कि बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, महापुरुषों के बारे में बताओ। 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, उसके बारे में बताओ। हमारी नेता आदरणीय बहन जी कितनी समर्पित है, उनके बारे में बताओ। हमें अपनी पार्टी को आर्थिक तौर पे क्यों मजबूत करना चाहिए, उसके बारे में बताओ। और हमारे भाई अभी कह रहे थे कि हमारे इस मिशन को, इस पार्टी को, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मिशन को, इस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, उनसे हमें कैसे सावधान रहें। आज देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरीके की सरकार है, कैसी सोच इस 88% लोगों के लिए, इस देश में रहने वाले पिछड़े समाज के भाइयों के लिए, मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए, अपर कास्ट के भाइयों के लिए और दलित समाज के भाइयों के लिए कैसी इसकी सोच है। इससे पहले प्रदेश में भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार चली, कैसा उसका विचार थे, कैसी उसकी विचारधारा थी, इन सब पे आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बात करो और सब लोगों को समझाओ, सर्व समाज के भाइयों को पार्टी से जोड़ो
और अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करो, अपनी पार्टी को आर्थिक तौर पर मजबूत करो। 2027 में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के भाइयों की बदौलत बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। ये आदेश हम लोगों को दिया। आज उसी कड़ी में हम आप लोगों के बीच में आए और सबसे पहले बताना चाहूंगा, थोड़ी सी बिंदुओं पर गौर करूंगा, शॉर्ट में करके बताऊंगा। अगर डिटेल में बताऊंगा तो कम से कम 4-5 घंटे चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही कम वक्त में सारी बात आपके बीच में रखूंगा। साथियों, ये हमारी पार्टी के साथ साथ एक मिशन है। और जब 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, ये पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन का मकसद होगा, इस पार्टी का मकसद होगा, इस देश में रहने वाले हर समाज को, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान दिलाना और हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान दिलाना इस मिशन का असली मिशन। और आपने देखा होगा, जब भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में ताकत आई है तो बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित के कार्य किए, सर्व समाज के हित में फैसले किए हैं। चाहे वो दलित समाज है, चाहे वो पिछड़ा समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे अपर कास्ट के भाई हैं, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी बहुजन समाज पार्टी ने इस मिशन ने करके दिखाया। और वास्तविकता ये है, ये मिशन की शुरुआत सन 1984 से नहीं हुई। ये मिशन आजादी से बहुत पहले से चल रहा। जब हमारा देश आजाद नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इस देश के 10-12% लोग इस देश के मालिक होते थे, राजा महाराजा होते थे, पढ़े लिखे वही थे, यहाँ के जमींदार वही थे, यहाँ के धन्ना सेठ पूंजीपति वही थे, सारे अधिकार उनके पास थे। ऊपर अंग्रेजों का राज था 10-12% लोगों का, नीचे राजा महाराजा, सब कुछ वही थे। बाकी 88-90% ऐसा जीवन गुजारते थे इस देश में रहने वाले लोग, वो किसी एक समाज के नहीं थे, वो दलित भी थे, पिछड़े भी थे, मुसलमान भी थे, प्रकाश के गरीब भाई भी थे। उन 88% लोगों का कैसा जीवन था इस देश के अंदर? उन्हें अच्छे खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, चारपाई पे सोने का अधिकार नहीं था। एक जानवर जैसी उनकी जिंदगी। एक तरफ 10-12% लोग इस देश के राजा महाराजा थे और 88% लोग इस देश में जानवर जैसी जिंदगी गुजार रहे थे इस देश की व्यवस्था। बात लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ। इन 88% लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, इनको इनके अधिकार दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें रोटी कपड़ा और मकान दिलाने के लिए, इस लड़ाई को सबसे पहले किसने शुरू किया? इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों को इनके अधिकार दिलाओ और शिक्षा के माध्यम से इनमें रोशनी पैदा करने की कोशिश की। और इनकी लड़ाई लड़ते लड़ते वो हमारे बीच से चले। फिर ये कमान छत्रपति साहू जी महाराज ने संभाली। उन्होंने भी 88-90% लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, प्रकाश के गरीब भाइयों की लड़ाई लड़ी और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले। फिर ये कमान नारायण गुरु साहब ने संभाली। उन्होंने भी पूरे देश का भ्रमण किया, दलितों के बीच में गए, पिछड़ों के बीच में गए, मुसलमानों के बीच में गए, प्रकाश के गरीब भाइयों के बीच में गए और उन्होंने भी इनकी लड़ाई लड़ी और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच में चले। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संभाली और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि जब तक इस देश में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के 88% लोगों को इनका हक नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये ऐलान मान्यवर साहब ने कर दिया, बाबा साहब ने ये ऐलान कर दिया और इनकी लड़ाई लंबी। उसी वक्त देश आजाद। बात लंबी है, शॉर्ट करके बता। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में रहने वाले गरीबों ने, मजलूमों ने, बेसहारा लोगों ने सबसे ज्यादा अपना खून बहाया कि
हमारे अधिकार मिलेंगे, हमें इज्जत और सम्मान, हमें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। लेकिन आजाद होते ही इस देश की व्यवस्था पे वही लोग काबिज हो गए जो आजादी से पहले थे। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि राजा के पेट से ही रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा और वही राजा बने। बाबा साहब खड़े हो गए कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब गरीबों के बल पर राजा पैदा होगा। इन दलितों के पिछड़ों के 88% लोगों के बल पर राजा पैदा हो। ये लड़ाई छिड़ गई और ये लड़ाई दिल्ली से लेकर लंदन तक लड़ी गई। बाबा साहब इस बात में कामयाब हो गए कि अब राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि बैलेट बॉक्स के अंदर से राजा पैदा। अब उन्हीं लोगों ने दूसरी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स के अंदर से राजा पैदा होगा तो बैलेट बॉक्स में वोट डालने का अधिकार केवल उससे होना चाहिए जो जमींदार हो, जो राजा महाराजा हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो धन्ना सेठ पूंजीपति हो। तो बाबा साहब ने कहा ऐसा तो मेरा कोई एक आदमी भी नहीं, मेरे 90% लोगों के पास तो इनमें से कोई भी हक नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि वोट का अधिकार राजा महाराजाओं को, पढ़े लिखे और पूंजीपति धन्ना सेठों को नहीं, बल्कि वोट का अधिकार इस देश में जो भी पैदा हो उसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए। फिर ये लड़ाई लड़ी गई, ये लड़ाई लंदन तक पहुंची और बाबा साहब इस लड़ाई में कामयाब हुए। और आज यही वजह है कि जो इस देश में पैदा होता है उसे वोट का अधिकार होता है। और इतनी बड़ी ताकत आपको दी, अगर इस देश के राजा की वोट की कीमत एक है तो इस देश में मजदूर जो जंगल में काम करता है उसकी वोट की कीमत भी है। किसी और की देन नहीं, ये बाबा साहब की देन। आप देखो, एक वोट की खातिर प्रधान बदल जाता है, एक वोट की खातिर आपका विधायक बदल जाता है, एक वोट की खातिर आपका सांसद बदल जाता है, और एक वोट की खातिर देश की सरकार बदल जाती है। कितनी बड़ी ताकत है इस वोट में, लेकिन हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। इसकी अहमियत पहचानो, इसकी ताकत पहचानो। जिस दिन आप इसकी ताकत पहचान गए, 88% इसकी ताकत पहचान गए, तो इस देश के मालिक के 88% लोग होंगे, कोई और नहीं होगा। बाबा साहब ने, अरे सोचो, कोई अगर तुम्हारे बीच में चुनाव लड़ने आ जाए, कभी उसके कपड़ों पर दाग ना आया हो, कभी अपने मकान से बाहर ना निकला हो, घड़ी से पैर नीचे ना उतारा हो, और चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? आपके गरीबों की बस्ती में पहुंचता है। क्यों पहुंचता है गरीबों की बस्ती में? कि गरीबों की बस्ती में वोट भरा पड़ा है। उन महलों में दुमहलों में वोट नहीं होता। उनके तो 2 बेटे होते तो दोनों विदेश में होते, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। भागा चला जाएगा तुम्हारी गलियों में, कोई परवाह नहीं करेगा। कहीं तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों में बुजुर्ग बैठे हैं तो भाग के उनके पैर छुए, और पैर छू के क्या कहेगा? बाबा मुझे आशीर्वाद दे। और जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं लेगा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो बाबा का आशीर्वाद नहीं लेता, तुम्हारे बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं लेता, बल्कि बाबा साहब की ताकत, जो बाबा साहब ने ताकत दी है, उसका आशीर्वाद। अगर ये ताकत तुम्हारे पास नहीं होती, कोई तुम्हारे बुजुर्ग के पैर आगे बढ़ेगा। कहीं तुम्हारे कीचड़ में सना बच्चा बैठा है, उसे भाग के गोदी में ले लेगा, अपने कपड़ों की परवाह नहीं करेगा, क्या कहेगा? बहुत प्यारा बच्चा है। आगे बढ़ेगा, कहीं तुम्हारी माँ बहन रोटी बना रही है, लकड़ी की रोटी बनी है, धुएं में सिकी हुई है, रोटी रखी है, उठाए के खानी शुरू कर देगा, क्या कहेगा? बहुत अच्छा खाना बना। होता नहीं होता ऐसा? अरे सोचो, अगर बाबा साहब की दी हुई तुम्हारे पास ताकत नहीं होती, कोई तुम्हारी कीचड़ भरी गलियों में नहीं जाता, कोई तुम्हारे बुजुर्ग के पैर नहीं छूता, कोई तुम्हारे कीचड़ में सने बच्चे को नहीं लेता, कोई तुम्हारे माँ बहन के हाथ की रोटी खानी पसंद नहीं करता। अगर इतना बड़ा तुम्हें सम्मान किसी ने दिलाने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी और अफसोस कि बहुत थोड़ी सी उम्र में वो हमारे बीच से। मेरा मानना तो ये है कि अगर वो कुछ और दिन जिंदा रह जाते तो इस देश में ये दलित है, पिछड़े हैं, मुसलमान है, प्रकाश के गरीब भाई है, ये सब इस देश के हुक्मरान होते, इस दुनिया की कोई ताकत। वो किसी एक समाज के बाबा नहीं थे, वो इस देश में रहने वाले हर गरीब के बाबा थे। प्रकाश का कोई गरीब था तो उसके भी बाबा थे, मुस्लिम समाज का गरीब उसके भी बाबा थे, पिछड़े समाज के गरीब के भी बाबा थे, दलितों के भी बाबा थे। 88% लोगों के बाबा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और अफसोस वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान मान्यवर काशीराम, और उन्होंने भी काफी दिन तक ये कमान अधूरी पड़ी रही। बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए, IAS रैंक की नौकरी करते थे, बहुत काबिल व्यक्ति थे। ऐसे हालात को देखा, महापुरुषों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद बहुत सारी लंबी कहानी हो जाएगी। फिर ये फैसला किया कि जिस लड़ाई को महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थोड़ा दूरी छोड़, अब इस लड़ाई को मैं लड़ूं, ये फैसला मान्यवर काशीराम और अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और इस कमान को पूरे देश का भ्रमण किया, गरीबों के बीच में गए, दलितों के बीच में गए, पिछड़ों के बीच में गए, मुसलमानों के बीच में गए, सबको जगाने का काम किया। काम नहीं चला, DS4 बनाई, वामसेप बनाई, फिर भी राजनीतिक मंच, फिर ये फैसला करा कि इससे भी काम नहीं चलेगा जब तक कोई राजनीतिक मंच नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी वोट के बल पे ये सरकार बनाते हैं। हमारे जब सरकार बनाने का वक्त आता है तो हमारे लोगों को अच्छा अच्छा आश्वासन देते हैं, और उसके बाद जब सरकार बना लेते हैं तो हमारे लोगों का शोषण करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया, हमें अपने लोगों को इकट्ठा करके हमें एक राजनीतिक मंच बनाना चाहिए और इस सरकार की कुंजी को अपने हाथ में लेना चाहिए। तब जब ये 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी इस देश में रहने वाले दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, प्रकाश के गरीब भाइयों के लिए, यानी 88% लोगों के हकों के लिए बहुजन समाज पार्टी। इसलिए मेरी आप लोगों से कि इस मिशन में जुड़ जाओ, इस पार्टी में जुड़ जाओ। ये इस देश में रहने वाले गरीब लोगों की लड़ाई कर, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों के, प्रकाश के गरीब भाइयों की लड़ाई, 88% लोगों की लड़ाई। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश में ये 88% लोग एक साथ जुड़ के बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं। और अफसोस कि वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से। आज ये कमान किसके हाथ में है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती के हाथ। वो भी एक काबिल, पढ़ी लिखी, एडवोकेट, एक परचम लहराने वाली हमारी बहना है, और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। आज उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि जब तक इस देश में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को इस देश का हुक्मरान नहीं बना दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। फैसला तुम्हारी। इसलिए सबको इस मिशन के साथ शामिल होना चाहिए। उनका एक जीवन का फल इस देश में रहने वाले दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, प्रकाश के गरीब भाइयों के लिए। अगर वो चाहती तो सारी उम्र इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहती, लेकिन कभी उन्होंने इस मिशन के साथ कोई समझौता नहीं। जब भी वक्त आया तभी उन्होंने इस मिशन के फेवर पर काम किया, कभी भी उन्होंने झुकने का काम नहीं किया। आपको मालूम होगा, बहुत बार चुनाव लड़ा और हारे। सन 1989 में पहली बार बिजनौर से सांसद चुनी, और जब सांसद चुनी गई तो 3 सांसद हमारे चुनकर आए। जनता दल का दौर था, VP सिंह गवर्नमेंट बनाने जा रहे। VP सिंह ने कहा
साहब से कि अपनी पार्टी का समर्थन हमें दे दो, हम आपको 2 मंत्रालय देंगे, एक कैबिनेट मंत्रालय, एक राज्य मंत्रालय। आप जिसे चाहे कैबिनेट में दे देना, जो मंत्रालय चाहे वो ले लेना, चाहे विदेश मंत्रालय ले लेना, चाहे गृह मंत्रालय ले लेना, चाहे वित्त मंत्रालय ले लेना। साहब ने कहा कि कल जवाब दो। आदरणीय बहन जी से पूछा कि ऐसे ऐसे मामला है, आप बताओ क्या राय है आपकी। तो उन्होंने कहा मेरी राय तो ये है कि मंत्रालयों से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इस देश में रहने वाले इन लोगों के, जो हमारे सभी समाज के भाई, इनके हक में कोई फैसला होना चाहिए। तो फिर तय हुआ कि 3 शर्त हम वीपी सिंह के सामने रखें। अगर उन्होंने हमारी 3 शर्त मान ली तो फिर अपनी पार्टी का समर्थन उन्हें दे देंगे, नहीं हम अलग बैठेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं। अगले दिन वीपी सिंह जी का टेलीफोन आता है, साहब कहते हैं भाई हमारी 3 शर्त है, अगर तुम हमारे मान लोगे हमें तुम्हारे मंत्रालयों की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कौन सी 3 शर्त है। तो उन्होंने पहली शर्त बताई कि बाबा साहब जिन्होंने इस देश में रहने वाले इन गरीबों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब को आपको भारत रत्न से नवाजना होगा अगर जिस दिन आपकी गौरव। और दूसरी हमारी शर्त ये होगी, जो हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं आज भाजपा के नारे लगाए, दूसरी शर्त हमारी ये, जो पिछड़े समाज के हमारे भाई हैं, इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है, आपको सरकार बनते इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना होगा ताकि हमारे पिछड़े समाज के भाइयों को भी सम्मान मिले। और तीसरी शर्त हमारी ये होगी, जो लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले हैं, राम मंदिर के एजेंडे के बहाने इस देश के हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों को अपमानित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनका बाबरी मस्जिद का एजेंडा आपको लागू अपनी सरकार में नहीं करना होगा। जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई सपा की बात करते हैं, अगर इनकी किसी ने करने वाला ऊपर वाला है, अगर किसी ने हिफाजत की है किसी भी मोड़ पर आके और किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। वीपी सिंह ने तीनों बात मानी, साहब ने समर्थन का ऐलान कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद है, आदरणीय बहन जी चाहती तो गृह मंत्री बन सकती थी, वित्त मंत्री बन सकती थी, विदेश मंत्री बन सकती थी, सारी दुनिया में उनका डंका बजता, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला ना करके ऐसा फैसला किया जो इस देश में बहुजन समाज के लोगों के कितनी बड़ी कुर्बानी है। इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चल रही थी, बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, आप सब जानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पहुंचे और कहने लगे बहन जी से कि बहन जी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, हमारे लोग बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारी एक शर्त है, 2004 में अब पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, बाकी पूरे देश में आप हमारी पार्टी को समर्थन दे दें, हमारी पार्टी को सपोर्ट करें। आदरणीय बहन जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पार्टी तो एक मिशन है, हम उत्तर प्रदेश की खातिर अपने इस मिशन को तुम्हारे पास गिरवी रखते हैं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अगर ऐसा संभव नहीं होगा तो हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। बहन जी समझ गई, बहन जी ने कहा कि ठीक है मैं कल जवाब दूँ। और अगले दिन क्या जवाब आता है, सुबह गई कुर्सी छोड़ दी उत्तर प्रदेश की और कहा कि मैं अपने इस महापुरुषों के खून से सींचे हुए पौधे के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकती जो हमारे इस मिशन को है किसी की ताकत इतनी। और जब कुर्सी छोड़ दी तो फिर कैसे हालात पैदा हुए आप सबको मालूम है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी से मिल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया, और फिर हमारी पार्टी को किस तरीके से तोड़ा गया, हमारे भारी तादाद में विधायकों को तोड़ लिया। आदरणीय बहन जी पे जो पेंडिंग यानी जो मुकदमे खत्म हो गए थे दोबारा से खोल दिए गए, संकीर्ण अपराधों में मुकदमे कायम किए गए, सीबीआई के छापे डलवाए गए, कैसे हालात पैदा कर दिए। और उसी वक्त साहब को ब्रेन
कैसी परिस्थिति थी, कैसे हालात थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर कहा, केंद्र में उनकी सरकार थी कि आदरणीय बहन जी अब भी वक्त है, आप हमारी बात मान लो, हम दोबारा से मुख्यमंत्री बना देंगे, सारे मुकदमे वापिस ले लेंगे, कोई छापा नहीं पड़ेगा। तो आदरणीय बहन जी ने कहा आपको गलत है। अरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, देश की कुर्सी भी अगर आप मुझे दोगे, मैं अपने महापुरुषों के खून से सींचे हुए पौधे के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून की एक बूंद है, इस मिशन को सींचती रहूंगी। और इस हालात का मुकाबला किया, हर परिस्थिति का मुकाबला किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारी बात आपको मालूम होगा। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी देश के अंदर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जगह जगह जुल्म हो रहे थे। हाउस चल रहा था, उसके अंदर मैं भी मौजूद था, आदरणीय बहन जी भी मौजूद थी और हमारे साथी मौजूद थे। आदरणीय बहन जी खड़ी हुई बोलने के लिए और अपनी बात रखनी शुरू की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर, हाउस स्थगित हो गया। दोबारा बहन जी ने इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे थे, उन्होंने उसके बारे में बोलना शुरू किया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर दिया। 3 बार इसी तरीके से हुआ, तो स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और फिर उसमें यह तय हुआ कि भाई बहन जी को यानी मायावती जी को बोलने दिया जाए। और जब आदरणीय बहन जी फिर बोलना शुरू किया सर्वदल के बाद, बैठक के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सच्ची बात सुनने से मना कर दिया और इतना हंगामा किया कि उनके मंत्री भी गैलरी में आ गए। तो उसी वक्त आदरणीय बहन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कान खोल के सुन लो, आप ये सोचते हो कि मैं इस हाउस में तमाशा देखने आई हूं? मैं इस हाउस में तमाशा देखने नहीं आई। पूरे देश के अंदर मेरे लोगों के ऊपर जुल्म होते रहे और मैं यहाँ बैठ के तमाशा देखती रहूं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप मुझे नहीं बोलना दोगे, सच्ची बात नहीं कहने दोगे, तो मैं अभी इस पद से इस्तीफा देती हूँ और चल जाती हूँ। मैं अपनी बात को बाहर जाएगा और त्याग पत्र दे। सोचो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर कोई प्रधान भी बन जाता है, उसे छोड़ते हुए बहुत जोर पड़ता है। और आदरणीय बहन जी ने तो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी, राज्यसभा की कुर्सी, सबसे बड़ी कुर्सी, मैं भी 2 बार रहा हूँ आदरणीय बहन जी, 12 साल हाउस में रहा हूँ। इतनी बड़ी कुर्बानी है उनकी, आज भी पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। इसलिए मेरी सर्व समाज के भाइयों से गुजारिश है कि आदरणीय बहन जी हमारी लड़ाई लड़ रही है, इस देश में रहने वाले हर गरीब की लड़ाई लड़ रही है, इस देश में रहने वाले दलितों की लड़ाई लड़ रही है, इस देश में रहने वाले पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है, मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है, प्रकाश के गरीब भाइयों की लड़ाई लड़ रही है। हमें इस लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। बात बहुत सारी है। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग चंदा मांगते हैं। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके सामने, हम लोग चंदा क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारी पार्टी एक मिशन है। हमारी पार्टी धन्ना सेठ, पूंजीपति, उद्योगपतियों के बल पर नहीं चलती। हमारी पार्टी देश में रहने वाले गरीब और लोगों की नेक कमाई के बल पर चलती है। क्यों चलती है कि जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, थोड़ी सी बात आगे बढ़ी थी, तो कई पूंजीपति साहब के पास पहुंचे, कहने लगे साहब हम पार्टी की मदद करेंगे, जितना पैसा होगा उतना लगाएंगे, आप इस मिशन को लेकर चलो, आप पैसे की परवाह मत करो। तो साहब ने कहा था, बहुत बेबाक थे, बहुत सच्ची बात कहते थे। तो साहब ने कहा था कि आपके पैसे की मुझे जरूरत नहीं, मैंने ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं बनाई है। अगर आज मैं तुमसे पैसा ले लूंगा तो कल ये पार्टी जब मजबूत होगी तो फिर तुम्हारे इशारे पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे इस पार्टी के बनाने का फायदा क्या होगा? मैंने ये पार्टी गरीबों के लिए बनाई। जरूरत पड़ेगी मैं गरीबों से पैसे लूंगा, यहाँ से मेरे पास से उठो और अपने घर को चले जाओ, अपने पैसे को अपने पास रखो, उठाए के भगा। जब जरूरत पड़ी, वोट देनी शुरू करी लोगों ने, तो साहब ने कहा था, बहुत सारे लोग बैठे हैं कि भाई वोट तो दे रहे हो, एक नोट, और आपने एक नोट देना शुरू किया। थोड़ी सी बात आगे बढ़ी तो साहब ने कहा 15 मार्च मेरा जन्मदिन है, आप कोई गुलदस्ता लाता है, कोई चादर लाता है, कोई कपड़े लाता है, कोई छोटे मोटे गिफ्ट लाता है, क्यों लाते हो मेरे पास?
ये तो मेरे लिए बेकार है, सारा कमरा भरा पड़ा है। अरे इसके लिए नगद दिया करो ताकि मैं इस मिशन को आगे बढ़ाऊं। लोगों ने नगद देना शुरू कर। जब कई प्रदेशों में बात आगे बढ़ गई तो फिर बहन जी के जन्मदिन 15 जनवरी में लोग गिफ्ट देते थे, साहब मौजूद रहते थे, तो साहब ने तभी ऐलान कर दिया कि भाई गिफ्ट कोई नहीं देगा, कोई बहन जी को अंगूठी नहीं लाएगा, कोई गले का हार नहीं लाएगा, कोई गमला नहीं लाएगा, कोई मूर्ति नहीं लाएगा, कुछ नहीं लाएगा। जन्मदिन के नाम पे पैसे दो ताकि ये मिशन आगे बढ़े। और उस दिन से लेके आज तक आप रजिस्टर के माध्यम से, जन्मदिन के माध्यम से, रसीदों के माध्यम से इस मिशन की मदद करते चले और ये मिशन आगे बढ़ता चला। आज भी इस देश में, पूरे देश में ये मिशन चल रहा है। आपने देखा होगा कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, कांग्रेस का नाम आता है, तो तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का नाम आता है। क्यों नाम आता है? क्योंकि पूरे देश में पार्टी चल रही है। हर प्रदेश में बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, 4-4, 5-5 मोटरसाइकिल हैं, पूरा सिस्टम है। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, अगर किसी प्रदेश में आपको जाने का मौका मिल जाए तो आप अपनी पार्टी का ऑफिस जरूर देखकर आना। और ये सारे कोई किराए के नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी बहुजन समाज पार्टी की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, बहुजन समाज पार्टी के नाम है। मैं भी 10-15 प्रदेशों में गया हूँ, ऐसे ऑफिस आपकी देखता खुल जाएगी, किसी और पार्टी के नहीं है। और वो ऑफिस है जो आप पैसा देते हो उसके खरीदे हुए ऑफिस है, पार्टी के नाम है सर। आपने ये देखा होगा जब देश के अंदर किसी कोने में चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी का नाम आता है। कहीं 1% वोट मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया, 10 मिल गया, 12 मिल गया, 15 मिल गया, 1 विधायक जीत गए, 2 जीत गए, 5 जीत गए, 7 जीत गए, 12 जीत गए। ये वैसे नहीं जीतते, पूरे देश में पार्टी चल रही है और आप लोगों की नेक कमाई के बल पे चल रही है। चाहती तो बहन जी एक ही आदमी से ले सकती है, लेकिन अगर एक आदमी से लेंगी तो आने वाले वक्त में उसी के इशारे पे सारे काम करने जैसे कि दूसरी पार्टी का। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस मिशन को चलाते रहो। आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा बॉन्ड का मामला आया। इस देश की कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका नाम बॉन्ड में नहीं है? अगर कोई पार्टी है तो आपकी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी तरफ को कोई भी उठा रहा। अभी लंदन से एक पत्रिका निकली कुछ दिन पहले, उसमें लिखा था इस देश की हर पार्टी के बारे में और आगे 2-3 लोगों के नाम, बहुजन समाज पार्टी के बारे में लिखा था और उसके आगे 0। किसी पत्रकार ने पूछा कि आदरणीय बहन जी, इस देश के अंदर सारी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे, बड़े देश के दिखाड़ू लोगों के नाम लिखे, आपकी पार्टी के सामने तो 0 लिखा है, इसका क्या कारण? तो आदरणीय बहन जी ने कहा वो पार्टी उनके बल पर चलती है जिनके नाम लिखे। हमारी पार्टी के सामने 0 लिखा है। हमारी पार्टी किसी धन्ना सेठ पूंजीपति के बल पर नहीं चलती। आप जो 0 लिखा, हीरो कर दो, क्योंकि इस देश के जो गरीब लोग हैं इस पार्टी को चलाने वाले वो हीरो है, हीरो लिख दो इसका। इसलिए मेरी आप लोगों से 2012 से हम सत्ता से बाहर, 2007 में हमारी सरकार बनी, 2007 से 14 तक कोई आदमी नहीं बता सकता कि हमने रसीद के माध्यम से, किसी टिकट के माध्यम से, किसी रजिस्टर के माध्यम से किसी से एक पैसा पार्टी के लिए दिया। आप अगर रजिस्टर में देते हैं, रसीद में देते हैं, आपका एक पैसा अगर आपने साइन करके दे दिया रजिस्टर में और रसीद के माध्यम से दे दिया, बहन जी के समक्ष दे दिया, उसका सबका रिकॉर्ड आपको मिलेगा। जब चाहे 2 साल पहले दिया हो, 4 साल पहले दिया हो, आप जाकर ऑफिस में देखें। अगर आपने खामोशी से किसी की जेब में डाल दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, ये मिशन आपका है, ये पार्टी आपकी। एक बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति की पार्टी, इस मिशन को, इस पार्टी को चलाओ और इसमें मदद करते रहो। किसी के कहने में मत आओ, जैसे करते चले आओ ऐसे करते रहो, किसी की बातों में मत आओ। ये मिशन आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा।
और 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, सर्व समाज के भाई बैठे। किस तरीके की सरकार चली? सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज को रोजगार मिला, सर्व समाज को इज्जत और सम्मान मिला। हर स्तर पर सर्व समाज को पूरी तरीके से सम्मान किया। कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, किसी हिंदू भाई की जान नहीं गई, किसी मुसलमान भाई की जान नहीं गई। ऐसी सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चलाकर दिखाई। अगर दलितों को सम्मान मिला तो मुसलमानों को भी मिला, मुसलमानों को मिला तो पिछड़ों को भी मिला, पिछड़ों को मिला तो अगड़ों को भी मिला। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बता सकता कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई आपको नहीं मिलेगा। और यही वजह है, अगर आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, सर्व समाज के लोग हैं वहाँ, सारी पार्टियों के लोग हैं, और उनके बीच में ये बात आ जाए कि इस देश में ये बताओ कि आजादी से आज तक किसकी सरकार बढ़िया चली है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ खड़े हैं, भाजपा के लोग वहाँ खड़े, सपा के वहाँ लोग वहाँ खड़े हैं, कांग्रेस के लोग वहाँ खड़े हैं, उनकी जुबान से सीधे सीधे निकलेगा कि भाई अगर सरकार देगी तो बहुजन समाज पार्टी की देगी बहन तुम्हारी। इसलिए मेरी आप लोगों से सर्व समाज के भाइयों से अपील है, हर समाज को बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया। आपने देखा होगा सर्व समाज के भाइयों को कितनों को आगे बढ़ाया, पिछले समाज के भाइयों को कितनों को आगे बढ़ाया, सम्मान हर स्तर पर सम्मान दिया, मुस्लिम समाज के भाइयों को हर स्तर पर सम्मान दिया, दलितों को हर स्तर पर सम्मान दिया। ये पार्टी हमारी सबकी पार्टी है, हमें इस पार्टी से जुड़ जाना चाहिए। आज देखो, आज देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसा माहौल पैदा कर रखा, कैसे हालात पैदा कर रखे। ये कोई सरकार चलाने के ढंग नहीं है, ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप है। हमारे अपर कास्ट के भाई बड़े खुश होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो सरकार मुसलमानों का इलाज कर रही है। आप सोचो ये किसका इलाज कर रही है? ये सरकार आने से पहले क्या कहा था इन्होंने? आप देखो इनके कितने कितने बढ़िया वादे रहे। क्या कहा था इन्होंने कि हम इस देश का काला धन लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए। ये ऐलान किया इन्होंने। आज रिकॉर्ड उठाकर देख लो, किसी के खाते में एक नया पैसा नहीं गया। जो उस वक्त काला धन था वो 4 गुना काला धन हो गया। आज रिकॉर्ड उठाकर देखो, और इसका सबूत ये देखो, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की जुबान पे क्या आता था? इस देश का काला धन विदेशों में से लाएंगे, इस देश का काला धन विदेशों में से लाएंगे। और जिस दिन से इनकी सरकार बनी, छोटे नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक की जुबान पर कहीं काले धन का नाम आया? कोई नाम नहीं। ये इसका सबूत है। इन्होंने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल की रेट कम करेंगे। कब कहा था? जब 55-60 रुपए डीजल पेट्रोल बिकता था। आज 95-100 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है। कहाँ से इन्होंने देश का पेट्रोल डीजल कम कर दिया? हम महंगाई कम करेंगे। कौन सी महंगाई कम होगी? सारी आपके सामने। कहा था किसानों के हम कर्ज माफ करेंगे, उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाएंगे। कौन सा कर्ज माफ हो गया? एक किसान बताए। वाजिब मूल्य की बात छोड़ो, इतनी लागत आ जाती है, इतनी इनकम नहीं होती। आप सबके सामने किसान बैठे हैं। आज किसान भुखमरी के लिए मजबूर है। किसान का कर्ज माफ तो हुआ नहीं, अंबानी अंबानी जैसे लोगों का कर्ज माफ हो गया। अगर एक पूंजीपति के जितने इन्होंने कर्ज माफ किया, अगर एक पूंजीपति का कर्ज माफ ना करके इस देश के किसानों का कर्ज माफ कर देते तो सारा कर्ज माफ। ये इस देश की व्यवस्था है। इन्होंने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार। कितने लोगों को रोजगार? आज 14 साल के लगभग इनकी सरकार को कितने लोगों को रोजगार मिल गया? रोजगार नहीं मिला, बल्कि रोजगार छीना जा रहा। ये असलियत आज नहीं, कल आपके सामने आए। कैसे छीना जा रहा? आज इन्होंने सारे सेक्टर प्राइवेट वालों को बेच दिया। आप हवाई जहाज ले लो, वो बेच दिया। इंश्योरेंस ले लो, वो बेच दिया।
शिक्षा ले लो वो बेच दिया, रेल विभाग ले लो वो बेच दिया, बिजली विभाग ले लो वो बेच दिया, यानी सारे के सारे सेक्टर बेच दिए। कहाँ तक गिनाऊं, किन्हें दे दिए? प्राइवेट वालों। अब आप ये अंदाजा लगाओ, खुद जानते हो, इस बात को मुझे समझाने की जरूरत नहीं। किसी का बेटा जीए किसी डिपार्टमेंट में 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाता है, एक मकान है, एक गाड़ी मिली, अपने परिवार को पाल रहा, गांव के परिवार को पाल रहा। अब उस सेक्टर को किसी प्राइवेट वाले ने ले लिया, तो आज नहीं कल क्या कहेगा वो? कल कहेगा बेटे गाड़ी भी यहाँ रख, ये बंगला भी यहाँ रख, 50,000 की नौकरी करना तो अपने घर को जा। अब बताइए कहाँ क्या हाल होगा इस देश के। जो सरकारी नौकर कहलाते हैं, आने वाले वक्त में तो वो प्राइवेट नौकर हो गए, और प्राइवेट नौकरों का क्या हाल होगा? सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखो क्या हालात पैदा कर दिए। छोटे छोटे ठेकेदार थे, सबकी ठेकेदारी खत्म करके बड़े बड़े ठेकेदार बना। छोटे छोटे धंधे करने वाले थे, सबके धंधे बंद करके बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियां खोल दी, मीडियम फैक्ट्रियां सारी बंद करवा दी। ये कहां ले जा रहे हैं देश? सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये इस देश को गुलामी की तरफ ले, ये चंद लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर देके और सबको माजूर मजलूम गरीब बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश को इस तरफ ले। और बहाना क्या लेते हैं कि हम मुसलमानों का इलाज करते हैं, हम पाकिस्तान का इलाज करते हैं। बताइए पाकिस्तान का क्या वजूद है हमारे सामने? अगर आज हिंदुस्तान की ठीक से खांसी निकल जाए तो पाकिस्तान खत्म। बहाना, जब तुम टीवी खोल के देखोगे तो पाकिस्तान का नाम आएगा। जितना दुश्मन का नाम लोगे उतना दुश्मन मजबूत होगा, लेकिन ये मजबूत करके तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। मुसलमानों का नाम लेते हैं कि मुसलमान भाई 25 करोड़ मुसलमान है, इन्हें खत्म कर देंगे। कहां से खत्म कर दोगे? कैसे खत्म कर दोगे? कहां से, कौन से कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे? जितने नुकसान ये पहुंचा रहे, किससे पहुंचा रहे? आप सोचो मुसलमान कितना कारोबारी है। 2% कारोबारी है, रिकॉर्ड निकाल के देखिए। 88% हिंदू भाई कारोबारी, उसकी आड़ में 88% लोगों को तबाह बर्बाद करके ही गुलामी की तरफ ले जाए। कहते हैं मुसलमानों का इलाज। मुसलमान कहाँ बैठा इस देश में? मुसलमान इस देश का दस्तकार है, मुसलमान इस देश का ड्राइवर है, मुसलमान इस देश का कारीगर है। मुसलमान हर उस जगह पे बैठा है जिसके बगैर ये देश नहीं चल सकता। इस देश का मुसलमान मजदूर है, सबकी सेवा करता है, सबकी खिदमत करता है, और आज वो अपनी मजदूरी में समझ गया है। आज वो तरक्की की तरफ जा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा। आप देख भी रहे हुए, रिकॉर्ड निकाल के देखिए। और हम लोग मस्त हैं कि हमारी तो सरकार है, और हमारी सरकार देखो कितना इलाज कर रही। कोई इलाज नहीं कर रहा किसी का, ये सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश, निवेदन है कि ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंक दो जो हमारे देश के दुश्मन, जो इस देश के रहने वाले अवाम को गुलाम बनाना चाहते हैं। जिसको हमारे महापुरुषों ने, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, गुरु नारायण सिंह हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे माननीय काशीराम जी हो, और आज आदरणीय बहन जी ने इस कमान को संभाल रखा है, जिन्होंने इस देश में हर गरीब को, हर गरीब व्यक्ति को, हर समाज को सम्मान देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे लोगों को आगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपने बहुत जोर लगाया कि देखा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दें 2014 से लेकर आज तक, और बहुजन समाज पार्टी को एक तरफ डाल दिया। कभी समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया, कभी कांग्रेस का पकड़ लिया, कभी किसी का पकड़ लिया, लेकिन आज तक नहीं उखड़ कर फेंकी भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी फेंक सकती है, बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ो, पूरी ताकत के साथ लगो। और अब मैं बहुत सारा वक्त आपका ले लिया, एक साथी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक
छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि इस देश में खास तौर से जो हमारे दलित समाज के भाई, वो इस देश में सैकड़ों साल पिटे, और उनके बाद पिछड़े मुस्लिम अपर कास्ट के भाई, ये भी काफी दिन से पिट रहे। पिटे हुए का दर्द पिटावा ही जान सकता है, पीटने वाला नहीं जान सकता। ये जो हमारे दलित समाज के भाई है, ये सैकड़ों साल पिटते पिटते पिटे हुए दर्द को समझते हैं, और आप भी 70 साल से पिट रहे हो लगभग, तो एक दूसरे के दर्द को समझ सकता है। जो हुकूमत कर रहे हैं वो इस दर्द को नहीं समझे। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पिटे पिटे एक हो जाओ, तो पीटने वाले खुद मिट जाएंगे। ये 88% लोग एक हो जाएंगे, ये पीटने वाले खुद मिट जाएंगे। और क्योंकि पिटा पिटे हुए का साथ दे सकता, कभी पीटने वाला पिटने वाले का साथ नहीं दे सकता। हमेशा याद रखो, गरीब गरीब का साथ दे सकता है, कभी अमीर गरीब का साथ नहीं दे सकता। कमजोर कमजोर का साथ दे सकता, कभी ताकतवर कमजोर का साथ नहीं दे सकता। इसलिए पिटावा पिटे हुए का साथ दे सकता है, पीटने वाला पिटने वाले का साथ नहीं दे सकता। आज सब पिटे पिटे एक हो जाओ, तो पीटने वाला खुद खत्म हो जाए। अगर ना समझ में आई हो तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और अपनी बात को खत्म कर दो। आपने बाजरे की खिचड़ी देख लो, अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स नहीं होता, अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। बाजरे की खिचड़ी में दूध क्यों नहीं मिक्स होता? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई होती है, दूध आता है गर्म होकर खिचड़ी में पड़ जाता है, खिचड़ी नीचे बैठी रहती है, दूध ऊपर तैरता रहता है। आप उसे चम्मच से कितना भी चलाओगे, खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा, उसमें मिक्स नहीं होता। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है और मट्ठा भी रही से पिट कर बनता है। पिटे पिटों का मेल हो सकता, पीटने वाले पिटने वाले का कभी मेल नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा आपस में एक दूसरे से मेल हो सकता है, जो तुम पे हुकूमत कर रहे हैं ना, तुम उनसे तुम्हारा कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए आप एक साथ जुड़ जाओ। और मैं अब बहुत सारा वक्त हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, एक भाई का शुक्रिया अदा करते हुए, और ये गुजारिश करते हुए कि यहाँ के दोनों बूथों की कमेटी मजबूती के साथ बनाओ, और आर्थिक तौर पर अपने रजिस्टर में जो भी ज्यादा आप लोग मदद ले सकते हो लो, ताकि ये पार्टी चले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। और मैं अब आप लोगों से ये उम्मीद करते हुए कि हम सब लोग मिलकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, और 2027 में इतनी मजबूत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, बहन कुमारी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।